हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, संवातन व गैसों के आदान प्रदान यानी श्वसन तंत्र के पार्ट 5 में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, यदि आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? बिल्कुल सही, पिछले लेक्चर में हम लोग किस पथ की बात कर रहे थे? संचारण पथ की बात कर रहे थे या कंडक्टिंग जोन की बात कर रहे थे? है ना भाई, किसकी बात हो रही थी? संचारण पथ या कंडक्टिंग जोन की हम बात कर रहे थे। संचारण पथ या कंडक्टिंग जोन जो कहां से कहां तक था भाई? नाक के छिद्र से लेकर, नाक के छिद्र जिसे अपन ने किस नाम से जाना था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नाक के छेद से लेकर कहां तक था? बिल्कुल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। है ना बच्चों? तो हमने यही देखा था कि नाक छिद्र यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो हिस्सा था वो क्या है? कंडक्टिंग जोन में शामिल है। ठीक है, और हम लोग किसकी बात कर रहे थे? नाक का जो छेद था, नाक के छेद से अपन ने क्या पढ़ा था? नासा मार्ग। नासा मार्ग से बच्चों अपन ने बात की थी इंटरनल नेयर्स की। उसके बाद अपन ने बात की थी नेजोफेरिंग्स की। नेजोफेरिंग से अपन ने किसकी बात की थी? फेरिंग्स। और फिर अपन किसकी बात कर रहे थे? कंठ और ट्रैकिया की। हम किस पर थे बच्चों? कंठ या ट्रैकिया की बात कर रहे थे, याद है ना? बिल्कुल सही। तो हमने कंठ के बारे में क्या क्या लक्षण देखे थे बच्चों? कंठ या लैरिंग्स हम ये देख चुके थे कि कंठ या लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया का अग्रभाग है। ट्रैकिया का अग्रभाग है, उसे ही हमने क्या कहा था? कंठ। और हमने इसको और किस नाम से जाना था? साउंड बॉक्स। है ना भाई? ये ध्वनि उत्पन्न करने में कार्य करता है। तो इसमें क्या होती है बच्चों? पश्च वोकल कॉर्ड्स होती हैं। इनमें क्या होती हैं? पश्च वोकल कॉर्ड्स, जो किसमें काम करती हैं? जो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, तो ध्वनि उत्पन्न करने में पश्च वोकल कॉर्ड्स काम करती हैं और ये पश्च वोकल कॉर्ड्स कंठ में पाई जाती हैं, इसलिए कंठ को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। है ना? हम ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? कंठ। उस ध्वनि को शब्दों में बदलना। मैं बोल पा रहा हूं तो ध्वनि तो कौन उत्पन्न कर रहा है? कंठ। लेकिन शब्द उत्पन्न करने में मस्तिष्क और जीभ मिलकर काम करती हैं। मस्तिष्क कैसे काम करेगा बच्चों? ये हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउंड बॉक्स हो गया। दूसरा हमने इसे कहा था कार्टिलेज बॉक्स। इसे हमने क्या कहा था? कार्टिलेज बॉक्स, क्योंकि ये किससे बना होता है? उपास्थि से निर्मित होता है। इसकी संरचना किससे बनी होती है बच्चों? उपास्थि से। कंठ जो है उसे हम कार्टिलेज बॉक्स क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये उपास्थियों से बना है। अब कितने प्रकार की उपास्थि है देखो यहां पर। थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड उपास्थि, आरेटेनॉइड उपास्थि और सेंटोरिनी की उपास्थि। भाई, ये 4 प्रकार की उपास्थियां होती हैं जो कंठ में पाई जाती हैं। आप इनके नाम याद रखना चाहो अच्छी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक याद रखना भाई, ये थायराइड कार्टिलेज। क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई?
सबसे पहले तो ये कंठ की सबसे बड़ी उपास्थि है। कंठ की सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी है? ये थायराइड कार्टिलेज। और ये, हां, ये गले में जो बाहर सा उभार है ना, एडम्स एप्पल, ये एडम्स एप्पल, ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज ही तो है। ये जो गले में आपके पास उभरा हुआ एडम्स एप्पल है, इस एडम्स एप्पल का मतलब कौन सा उपास्थि है? ये थायराइड कार्टिलेज है। तो कंठ में 4 अलग अलग प्रकार की उपास्थियां होती हैं। आपको कौन सी याद रखनी है? ये थायराइड उपास्थि याद रखनी है, क्योंकि इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एडम्स एप्पल। ठीक है बच्चों, तो कंठ ध्वनि उत्पन्न करने में काम करता है और उपास्थि से बना होता है, इसलिए इसको अपन कार्टिलेज बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कंठ की बात कर रहे हैं। अब कंठ के बाद हम किसकी बात करेंगे? बिल्कुल ट्रैकिया की। किसकी बात करेंगे? वायु नली या ट्रैकिया। ठीक है, कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। ये, हां, ठीक है बच्चों, ये आपके पास किसकी बनाई संरचना? मैंने ट्रैकिया की बनाई है, 10 से 12 लंबी। ये तो हमारे पास कंठ हो गया, ये हमारे पास ट्रैकिया हो गई। तो ट्रैकिया वायु नली है, ट्रैकिया वायु नली है जिसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ये ट्रैकिया या विंड पाइप आगे की ओर है या पीछे की ओर? बिल्कुल सही, आगे की ओर, यानी अधरीय भाग में। और किस गुहा में है? हां, ये चेस्ट वाला हिस्सा, यानी वक्षीय गुहा में। तो वक्षीय गुहा में अधरीय सतह पर कौन सी नली पाई जाती है? ट्रैकिया। तो पहली चीज कहां पर उपस्थित है भाई? वक्षीय गुहा के अधरीय भाग में उपस्थित। है ना बच्चों? तो हमारे पास ये चेस्ट वाला हिस्सा कौन सा है? वक्षीय गुहा है। इस वक्षीय गुहा के आगे की ओर, यानी अधरीय भाग में ट्रैकिया उपस्थित होती है, पहली चीज। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज बच्चों, आगे की ओर तो हमने कह दिया ये ट्रैकिया है, पीछे की तरफ हमारे कशेरुकी है, पीछे की तरफ हमारी बैकबोन है या वर्टिब्रल कॉलम है ना? और पीछे की ओर कौन सी कशेरुकी होती है? वक्षीय कशेरुकी। पीछे की ओर कौन सी कशेरुकी होती है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे या वक्षीय कशेरुकी। पीछे की तरफ, ये तो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ क्या है? वक्षीय कशेरुकी। और हम पढ़ेंगे 12 वक्षीय कशेरुकी होती हैं। कितनी वक्षीय कशेरुकी होती हैं बच्चों? 12, T1 से लेकर T12 तक। अब मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं सर ये वक्षीय कशेरुकी? इसीलिए क्योंकि 5वें वक्षीय कशेरुकी के स्थान पर, 5वें वक्षीय कशेरुकी के स्थान पर ये जो ट्रैकिया है, हां, ये ट्रैकिया विभाजित होती है या विभेदित होती है किस में? ब्रोंकाई में। दायां ब्रोंकाई और बायां ब्रोंकाई, है ना? ब्रोंकाई क्या है भाई? चिकनी पेशियों से बनी हुई नली है। तो ट्रैकिया थी, ट्रैकिया की बात की अपन ने, कहां पर उपस्थित है? वक्षीय गुहा के अधरीय भाग में। फिर अपन ने कहा किस बिंदु पर? 5वीं वक्षीय कशेरुकी के बिंदु पर ये ट्रैकिया 2 में, बाएं और दाएं ब्रोंकाई में विभेदित हो जाती है।
किस बिंदु पे बच्चों? पांचवी वक्षीय कशेरुकी के बिंदु पर। तो दूसरा पॉइंट, हां, T5 पर। T5 का मतलब है बच्चों पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्थान पर, पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्थान पर ट्रैकिया बाएं व दाएं ब्रोंकाई में विभेदित हो जाती है। सही बात। तो दूसरा बिंदु, दो बिंदु देखे बच्चों हमने ट्रैकिया के बारे में। क्या क्या देखा? एक तो ट्रैकिया वक्षीय गुहा के अधरीय भाग में है, आगे की तरफ। पीछे की तरफ आपकी कशेरुकी है। कौन सी? वक्षीय कशेरुकी। पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्थान पर यह ट्रैकिया दो में विभाजित हो गई, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। सही। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है? ये क्या बना रखे हैं सर? ये सी आकार के उपास्थि वलय हैं। ये ट्रैकिया में क्या है? सी आकार के उपास्थि वलय। उपास्थि है, हाइलिन उपास्थि के वलय हैं। ये क्या करेंगे भाई? ये ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं। हां, ट्रैकिया से वायु निकलेगी। अगर ट्रैकिया में वायु नहीं है, अगर इस पाइप में वायु नहीं है, ये पिचक सकती है। तो इसको पिचकने से कौन रोकता है? ये सी आकार के ट्रैकिया वलय। अब सर ये सी आकार के वलय हैं, ये सी आकार के वलय हैं, इसका मतलब क्या है भाई? ये तो अधरीय भाग हुआ और ये पृष्ठीय भाग हुआ, है ना? ट्रैकिया का ये अधरीय है, ये पृष्ठीय है। तो अधरीय भाग में तो ट्रैकिया के वलय पूरे हैं उपास्थि के, लेकिन पृष्ठीय सतह पर नहीं पाए जाते, है ना? ये देखो भाई, सी आकार के उपास्थि वलय हैं। किस आकार के हैं? सी आकार के। मतलब एक हिस्से में तो पूरे हैं, दूसरे हिस्से में नहीं है। तो किस हिस्से में पूरे हैं भाई? अधरीय हिस्से में तो पूरे हैं, पृष्ठीय हिस्से में पूरे नहीं हैं। तो ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं, जो ट्रैकिया को वायु के अभाव में पिचकने से रोकेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें हम भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रैकिया में सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि वलय किससे बने हुए हैं? हाइलिन उपास्थि से। हां भाई, ये उपास्थि का एक प्रकार है सर, ये हाइलिन उपास्थि है। एपिग्लोटिस हमने पढ़ा था, वो इलास्टिक उपास्थि है। तो ये सब उपास्थियों के प्रकार हैं बच्चों, हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज में जब हम हड्डियां पढ़ेंगे, उपास्थियां भी पढ़ेंगे, कार्टिलेज, उसमें हाइलिन उपास्थि पढ़ेंगे, इलास्टिक उपास्थि पढ़ेंगे, रेशिया उपास्थि पढ़ेंगे। तो ये सब कार्टिलेज या उपास्थि के प्रकार हैं। तो आपको पूछा जाए कि ट्रैकिया में उपास्थि वलय जो है वो किस प्रकार की उपास्थि है? हाइलिन उपास्थि है। ये प्रकार हम एनिमल टिश्यूज में आगे पढ़ेंगे। तो ट्रैकिया में सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। ये अपूर्ण वलय हैं। क्या है भाई? अपूर्ण उपास्थि वलय। अपूर्ण उपास्थि वलय का मतलब, अपूर्ण उपास्थि वलय का मतलब पृष्ठीय भाग पर अनुपस्थित, है ना? अधरीय भाग पे तो उपस्थित हैं, लेकिन पृष्ठीय भाग पर उपस्थित नहीं है। पृष्ठीय भाग पर अनुपस्थित। तो अपूर्ण उपास्थि वलय हैं
अपूर्ण उपास्थि वलय जो पृष्ठीय भाग पर अनुपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं? यह उपास्थि वलय ट्रैकिया को वायु के अभाव में पिचकने से रोकते हैं, है ना भाई। तो ट्रैकिया को वायु के अभाव में पिचक ना जाए, इसलिए पिचकने से कौन रोकता है? ये उपास्थि वलय रोकेंगे। ठीक है भाई, तो ये लक्षण ट्रैकिया के हमने देख लिए। सी आकार के उपास्थि वलय हैं, पृष्ठीय भाग पर नहीं पाए जाते, और ट्रैकिया को वायु के अभाव में पिचकने से क्या कर रहे हैं बच्चों? रोक रहे हैं। अब देखो भाई, तो हमने ट्रैकिया की बात की बच्चों, फिर अपन ने देखा कि ये ट्रैकिया जो है ये किस में विभाजित हुआ? ब्रोंकाई। फिर बच्चों ये ब्रोंकाई जो है और छोटे, ब्रोंकाई क्या करता है? और छोटे नली में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई थोड़े बड़े हैं, ब्रोंकियोल्स क्या हैं? और छोटे। कैसे? ये ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई आगे और छोटे छोटे, हां, ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। और किस में डिवाइड होते हैं बच्चों? छोटे ब्रोंकियोल्स में। तो ट्रैकिया से बना ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से क्या बना? ब्रोंकियोल्स। और कौन से ब्रोंकियोल्स भाई? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। कौन से ब्रोंकियोल? टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहीं तक संचारण पथ था। संचारण पथ कहां से कहां था? याद आ गया ना? हां, हमारा जो कंडक्टिंग जोन है या संचारण पथ है वो नाक के छेद से, नॉस्ट्रिल से लेकर कहां तक था भाई? इसी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक था, और यही यहां तक ही था ना भाई। तो यहां पर आखिरी में क्या आ गया हमारे पास? ब्रोंकियोल्स, या जिसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसके आगे वाला हिस्सा तो, अब इसके आगे वाला हिस्सा तो कौन सा जोन आएगा? एक्सचेंज जोन। इसके आगे वाला हिस्सा कौन सा आएगा? एक्सचेंज जोन। लेकिन एक्सचेंज जोन पढ़ने से पहले अब सुनो, एक्सचेंज जोन का मतलब है फेफड़ों की शुरुआत। उसको पढ़ने से पहले एक चीज सुनो बच्चों, हम लोग अंतःश्वसन से वायु अंदर लेते हैं, हम लोग अंतःश्वसन से वायु अंदर लेते हैं। अब अपन ने जो भी वायु अंतःश्वसन की है बच्चों, अपन ने जो भी अंतःश्वसन या इंस्पायर किया है वायु, वो नाक के छेद से, यानी वो संचारण पथ से होता हुआ एक्सचेंज जोन में जाएगा। जो भी आपने वायु को अंतःश्वसित किया है वो संचारण पथ के माध्यम से, है ना, संचारण पथ के माध्यम से एक्सचेंज जोन में जाएगा। जितनी भी वायु आपने अंदर ली है वो सारी की सारी वायु एक्सचेंज जोन में नहीं पहुंचती। हां, सारी की सारी वायु जो आपने अंदर अंतःश्वसित की है, सारी की सारी 100% वायु एक्सचेंज जोन तक नहीं पहुंचेगी। कुछ वायु हमेशा संचारण पथ में रहती है, और संचारण पथ में भी मुख्य रूप से किस में रहती है? इस ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, इन हिस्सों में, है ना, इन ब्रोंकाई और इन ब्रोंकियोल्स वाले हिस्सों में रह जाती है। मतलब अंतःश्वसित वायु का कुछ भाग जो है वो संचारण पथ में रह जाता है, वो एक्सचेंज जोन तक नहीं जा पाता, और वायु का वो भाग जो संचारण पथ में रह जाता है,
जो एक्सचेंज जोन में नहीं जा पाता उसे हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसकी बात हो रही है भाई? डेड स्पेस वॉल्यूम आयतन, इसे हम DSV कहते हैं। आसान है ना? ये वायु का वो आयतन है जो किस में रह जाता है? संचारण पथ में ही रह जाता है, फेफड़ों तक या एक्सचेंज जोन तक नहीं जा पाता। और अगर ये एक्सचेंज जोन में या फेफड़ों तक नहीं जा पाएगा तो ये गैसों के आदान प्रदान में कार्य नहीं करेगा। ये गैसों के आदान प्रदान में कार्य नहीं करता, इसलिए डेड स्पेस, इसका कोई काम नहीं है। सर कोई काम नहीं है तो क्यों रहता है? अरे भाई, क्योंकि सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं है। सारी वायु, 500 ml वायु आप अंदर लेते हो, एक बार में कितनी वायु अंदर लेते हो? 500 ml, लेकिन लगभग 150 ml तो हमेशा संचारण पथ में ही रह जाती है, वो एक्सचेंज जोन तक नहीं जा पाती। और जो एक्सचेंज जोन या फेफड़ों तक नहीं जा पाती उसे क्या कहेंगे? डेड स्पेस वॉल्यूम। ये श्वसन की कुशलता या एफिशिएंसी को कम करती है, लेकिन कुछ वायु तो हमेशा इस संचारण पथ में रहेगी। ठीक है ना? कुशलता 100% नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों? वायु का वह आयतन जो कहां रह जाता है? जो संचारण पथ में ही रहता है, एक्सचेंज जोन में नहीं जा पाता। ठीक है, एक्सचेंज जोन में नहीं जा पाता। इसका सामान्य मान लगभग 150 ml होता है। 150 ml वायु आपको संचारण पथ में ही मिलेगी, वो एक्सचेंज जोन में नहीं जा पाएगी, मतलब गैसों के आदान प्रदान में कार्य नहीं करती। गैसों के आदान प्रदान में कार्यरत नहीं होती। ठीक है भाई, ये आपके पास डेड स्पेस वॉल्यूम है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सचेंज जोन की। अब हम किसकी बात करेंगे? हां, एक्सचेंज जोन की भाई। तो पहली चीज, एक्सचेंज जोन कहां से लेकर कहां तक चालू होगा? ये चालू होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से जाएगा एल्वियोलर डक्ट्स यानी नलिकाएं, फिर जाएगा एट्रिया, फिर जाएगा एल्वियोलर सैक्स। सैक्स का मतलब कोश, और फाइनली कूपिकाएं या एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, तो हमने संचारण पथ देखा था। संचारण पथ नाक के छेद से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक था, वो संचारण पथ था। अब हमारे पास क्या आता है? एक्सचेंज जोन। क्या आता है भाई? एक्सचेंज जोन। इस एक्सचेंज जोन में क्या है? कहां से लेकर कहां तक? एक्सचेंज जोन का मतलब बेसिकली जो है ना, वो कौन सा भाग है जहां से लंग्स चालू हो जाएंगी। तो कहां से चालू होगा भाई? श्वसन ब्रोंकियोल से लेकर कूपिकाओं तक। कैसी होती हैं भाई? देखो यहां पर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ले लेते हैं, मान लो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हैं। उसके बाद आपके पास ये एल्वियोलर नलिकाएं हैं। उसके बाद ये आलिंद आपके पास एट्रिया है।
फिर आपके पास ये वायु एल्वियोलर कोश हैं, और फिर आपके पास ये कूपिकाएं हैं। हां, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये नलिकाएं, ये आलिंद, ये कोश, और ये हमारे पास कूपिकाएं। ठीक है, ऐसी दिखती नहीं है बट ठीक है, चित्र के अनुसार। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर कूपिकाओं की नलिकाएं, फिर एट्रिया, फिर वायु या कूपिकाओं का कोश और कूपिकाएं, ये सब किसमें शामिल हैं? एक्सचेंज जोन में। इसका मतलब ये सब किसका भाग है? ये सब किसका भाग है भाई? ये सब किसका भाग है? फेफड़ों का भाग है या लंग्स का? तो एक्सचेंज जोन कहां से कहां तक है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर नलिकाएं, एट्रिया, सैक्स और कूपिकाएं। ठीक है, और ये वो हिस्सा है जहां पर क्या होगा भाई? गैसों का आदान प्रदान। यहां पर क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान। तो एक्सचेंज जोन कहां से कहां तक है? याद रखना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर कूपिकाओं तक के क्षेत्र की। अब इस क्षेत्र को समझने के लिए हम किसकी बात करेंगे? लंग्स की, फेफड़ों की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? फेफड़ों की। हां, लंग्स की। लंग्स जिसे आप क्या कह सकते हो? फुफ्फुस। ठीक है, पहली चीज किस जनन स्तर से विकसित होंगी? बिल्कुल सही, जैसे हृदय था, मुख्यतः मीसोडर्म से विकसित होती हैं। फेफड़े भी मुख्य रूप से किस जनन स्तर से विकसित होंगे बच्चों? मीसोडर्म से। मुख्यतः हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या होंगे? मुख्यतः मीसोडर्म से विकसित होंगे। उनका जो आंतरिक स्तर है वो एंडोडर्म से होगा। जैसा अपन ने हृदय में पढ़ा था ना बच्चों, हृदय भी मीसोडर्म से विकसित था, आंतरिक स्तर जो था वो एंडोडर्म से। फेफड़े भी मुख्यतः वीसोडर्म से होगी। हां, इसमें आपको याद रखना है बच्चों, दाया लंग, राइट लंग बड़ी होगी, उसमें 3 पाली पाई जाती हैं, और लेफ्ट लंग छोटी होगी। कारण बताया था ना, याद है? कारण बताया था, हृदय के कारण, है ना? दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय था, और हृदय लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए लेफ्ट लंग छोटी, राइट लंग बड़ी होगी। ठीक है भाई, अब लंग पढ़ने से पहले इधर ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये अपने पास लंग है, ठीक है ना भाई? ये हमारे पास लंग है। तो सबसे पहली चीज, भाई, इन लंग्स या फेफड़ों को, हां, एक द्विपरत की संरचना घेर के रखती है। बिल्कुल सही, एक द्विपरत की संरचना या द्विझिल्ली जो है वो लंग्स को आवृत करके रखती है, और उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल झिल्ली। उसे क्या कहते हैं भाई? प्लूरल झिल्ली। क्या है? फेफड़ों की बात हो रही है। हृदय में पढ़ा था ना बच्चों, हृदय को भी एक द्विपरत पेरिकार्डियम, वहां। तो फेफड़ों को, मानव के फेफड़ों को भी एक द्विपरत संरचना आवृत करके या कवर करके रखती है, जिसे कहते हैं प्लूरल झिल्ली। बाहर वाली कहलाती है पेराइटल झिल्ली, अंदर वाली कहलाती है विसरल झिल्ली, है ना? बाहर वाली क्या कहलाती है? बाह्य पेराइटल झिल्ली,
और अंदर वाली क्या कहलाती है? भीतरी विसरल प्लूरा। ठीक है, तो क्या है भाई? मानव के फेफड़े, दायां और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बड़ा है, बायां फेफड़ा छोटा है। दोनों फेफड़ों को एक द्विपरत की संरचना आवृत करके रखती है, जिसे कहते हैं प्लूरल झिल्ली। बाह्य प्लूरल झिल्ली को कहते हैं पेराइटल प्लूरा, भीतर वाली झिल्ली को कहते हैं विसरल प्लूरा। दोनों के मध्य, हां, दोनों के मध्य क्या प्रवाहित होगा? एक प्लूरल द्रव्य। दोनों के मध्य क्या प्रवाहित होगा बच्चों? प्लूरल द्रव्य। और ये घर्षण को, दोनों झिल्लियों के मध्य घर्षण या फ्रिक्शन को कम करेगा। तो लिख लें पॉइंट भाई, लिखें पॉइंट। तो पॉइंट यहां पे लिखें। पहली चीज तो मानव के फेफड़ों को या ह्यूमन लंग्स को एक द्विस्तरीय या द्विपरत प्लूरल झिल्ली आवृत करती है ना भाई? द्विपरत या द्विस्तरीय प्लूरल झिल्ली। बाह्य कहलाती है पेराइटल प्लूरा और भीतर वाली क्या कहलाएगी? विसरल प्लूरा। ठीक है, फिर दोनों प्लूरा के मध्य, दोनों प्लूरा के मध्य क्या प्रवाहित होगा बच्चों? प्लूरल द्रव्य के मध्य प्लूरल द्रव्य प्रवाहित होगा। और यह क्या करता है? दोनों झिल्लियों के मध्य घर्षण को कम करता है। क्या करता है? दोनों झिल्लियों के मध्य घर्षण को कम करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसमें भी कोई इंफेक्शन या संक्रमण हो जाए, है ना, अगर प्लूरल द्रव्य में भी कोई शोथ या प्रदा, सूजन आ जाए, संक्रमण के कारण सूजन आ जाए, तो उस अवस्था को कहते हैं प्लूरसी। और उससे सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ। उससे सांस लेने में क्या होगी बच्चों? तकलीफ। तो क्या होगा? यहां पर लिखें। तो मैंने कहा प्लूरल द्रव्य में शोथ या प्रदा हो जाए। शोथ या प्रदा को हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब जहां पर सूजन आती है और दर्द होता है। तो प्लूरल द्रव्य में शोथ या प्रदा हो जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं प्लूरसी। उस अवस्था को क्या कहेंगे? प्लूरसी। और उससे सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। और जब संवातन लेने में या सांस लेने में तकलीफ आती है तो उसे कहते हैं डिस्पनिया। हां, इस कारण क्या होता है? इस कारण संवातन में तकलीफ होती है और संवातन में तकलीफ को कहते हैं डिस्पनिया। जब आप सांस लेने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पनिया। इसका मतलब जब सामान्य संवातन होता है ना, जब आप आराम से सांस ले सकते हो बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, सामान्य तक संवातन को क्या कहते हैं? यूपनिया। ये 1 मिनट में 12 से 16 बार संवातन करते हैं। सामान्य संवातन हो रहा है, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य संवातन को कहते हैं यूपनिया। अगर सांस लेने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ आए प्लूरसी के कारण, तो उसे क्या कह सकते हैं? डिस्पनिया। और अगर अवस्था संवातन ना होने की अवस्था, जब हम सांस रोक के रखते हैं ना, ठीक है, जब आप सांस रोक सकते हो ना,
जब सांस रोक रहे हो, संवातन नहीं कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? एपनिया। जब आप सांस रोक सकते हो, लोगों को पता है सांस जब नींद लेते हैं तो जो मोटे लोग होते हैं, जिनको मोटापा ज्यादा होता है, ओबेसिटी से पीड़ित है, जिनका वेट ज्यादा होता है, उनको नींद में सांस नहीं आती। हां, ब्लॉक हो जाता है। ये जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, इनकी मसल्स ब्लॉक कर देती हैं एयर को, क्योंकि इनका वेट ज्यादा होता है मोटापे के कारण, तो उनको नींद में सांस नहीं आती। वो बहुत गंभीर बीमारी है, उसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो एपनिया की अवस्था मतलब समझ आ गई ना? संवातन नहीं हो रहा, गैस अंदर बाहर, वायु अंदर और बाहर नहीं जा पा रही, संवातन नहीं हो रहा, उसे क्या कहते हैं? एपनिया। सामान्य संवातन की प्रक्रिया को, जब नॉर्मल ब्रीदिंग है तो उसे कहते हैं यूपनिया। और अगर सांस लेने में कोई तकलीफ आती है बच्चों, संवातन में तकलीफ आए या दिक्कत आए, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पनिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? अब आगे चलें तो फेफड़ों की बात कर रहे थे, फिर नेक्स्ट फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां क्या होंगी भाई? लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां, हां, कूपिकाएं क्या कहलाती हैं? कूपिकाएं। ठीक है बच्चों, तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां कूपिकाएं हैं। ये क्षेत्रफल फेफड़ों का बढ़ा देती हैं और ज्यादा क्षेत्रफल के कारण ज्यादा गैसों का आदान प्रदान होता है। हमने देखा था गैसों का आदान प्रदान सर्वाधिक कूपिकाओं के क्षेत्र से होता है, क्योंकि ये फेफड़ों का ये क्या बढ़ा देती हैं? लंग्स का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो कूपिकाएं हैं ना, ये बनी हुई किससे हैं? है ना बच्चों? ठीक है, कूपिकाएं जो हैं या एल्वियोलाई हैं, ये हमने मान लिया कि सर ये लंग्स की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां हैं, बट ये बनी किससे हैं? कोशिकाओं से बनी है। तो ये बनी होती है बच्चों दो तरह की कोशिकाओं से, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्वियोलाई या कूपिकाओं की। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को हम कहते हैं कूपिकाएं। कूपिकाएं दो तरह की कोशिकाओं से बनी है। कितने से बनी है? दो प्रकार की कोशिकाओं से, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, इसमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सरफैक्टेंट का स्त्रावन करती हैं। हां, अब एक नई चीज आई है भाई। क्या है भाई? मैंने बताया कूपिकाएं दो तरह के सेल्स या दो तरह की कोशिकाओं से बनी हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो है वो तो गैसों के आदान प्रदान में काम करेंगी, है ना? गैसों के आदान प्रदान में टाइप 1 न्यूमोसाइट्स काम करेंगी। लेकिन जो टाइप 2 दूसरे प्रकार की न्यूमोसाइट्स हैं, जो कूपिकाओं में मिलती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं? वो एक सरफैक्टेंट लेसिथिन, याद आया ये लेसिथिन कहां पड़ा था? ये लेसिथिन कहां पड़ा था? याद आया? जैव अणु में फॉस्फोलिपिड्स, याद आया? जैव अणु में फॉस्फोलिपिड्स पड़ा था, लेसिथिन वही है।
तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है बच्चों, ये सरफैक्टेंट लेसिथिन या सरफैक्टेंट का स्त्रावन करती है। सर ये सरफैक्टेंट क्या है? सुनो, आप क्या चाहोगे जो हमारे फेफड़े हैं वो ऐसे सिकुड़ के रहें या फूले हुए रहें? हमारे फेफड़े पिचके हुए होने चाहिए, सिकुड़े हुए होने चाहिए या फूले हुए होने चाहिए? गुब्बारे जैसे फूले हुए होने चाहिए ताकि बेहतर रूप से अंतःश्वसन और बहिश्वसन करें, है ना। अगर आपके फेफड़े पिचके हुए होंगे, सिकुड़े हुए होंगे तो गैसों का आदान प्रदान में प्रॉब्लम आएगी। हां, तो आपके फेफड़ों को फुलाकर फैलाकर कौन रखता है? ये सरफैक्टेंट। ये सरफैक्टेंट या लेसिथिन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को कम करता है फेफड़ों में, ताकि फेफड़े फैले हुए रहें, फूले हुए रहें। याद है बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो काफी बार हम नहीं कहते बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनको आईसीयू में रखा जाता है ना। काफी बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आईसीयू में रखते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के फेफड़ों में यह सरफैक्टेंट नहीं बनता, तो उन बच्चों के फेफड़े पिचके हुए होते हैं। बच्चों के फेफड़े पिचके हुए होते हैं। फिर कुछ समय बाद जब उनमें सरफैक्टेंट बनने लग जाता है तो वो फेफड़ों को फुला देता है, फैला देता है और फिर वेंटिलेटर से सामान्य अवस्था में बच्चे को रख देते हैं। तो जिन बच्चों में जन्म के बाद भी ये सरफैक्टेंट या लेसिथिन नहीं बन पाता, कुछ बच्चों में जन्म से होता है, कुछ बच्चों में जन्म के कुछ दिनों बाद बनता है ना। अपन ने पढ़ा था जनन में फेफड़े सबसे आखिरी में विकसित होते हैं, तो सरफैक्टेंट बनने में समय लग सकता है। जन्म से सरफैक्टेंट है, फेफड़े फूले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें यह सरफैक्टेंट का स्त्रावन नहीं हो रहा, उनके फेफड़े पिचके हुए हैं, तो वेंटिलेटर पे रखा जाता है। फिर जैसे जैसे ये सरफैक्टेंट या लेसिथिन उनके शरीर में बनने लगता है, वैसे वैसे फेफड़े फैलने लगते हैं और उनको नॉर्मल कर देते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफैक्टेंट में लिख रहा हूं। तो ये क्या करता है बच्चों? सरफैक्टेंट जो है, और सरफैक्टेंट क्या है? लेसिथिन। याद आ गया? फॉस्फोलिपिड। जैव अणु हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में जैव अणु की बात। तो सरफैक्टेंट या लेसिथिन फेफड़ों को फैलाता है, ठीक है, फेफड़ों को फैलाता है। कैसे? पृष्ठ तनाव को कम करके। पृष्ठ तनाव को कम करके फेफड़ों को फैलाता है। तो एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिन शिशुओं में सरफैक्टेंट का निर्माण नहीं होता, वह शिशु आरडीएस, हां, कौन से रोग से पीड़ित हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। इसका मतलब उनके फेफड़े क्या हैं? उनके फेफड़े पिचके हुए हैं या सिकुड़े हुए हैं, और उनको फेफड़ों को फैलाएगा कौन? ये सरफैक्टेंट या लेसिथिन फैलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? चलो, तो अपन ने फेफड़ों की बात कर ली, हमने फेफड़ों की आंतरिक संरचना की बात कर ली। अब देखो भाई क्या है, सुनो यहां पर। हां, यहां पर मैंने
ठीक है भाई, ये हमने मानव के फेफड़े ले लिए। ये हमारे पास डायफ्राम, ये हमारे पास पसलियां, याद है ना भाई? हाँ, अब डायग्राम तो है जैसा है बच्चों, हमको तो समझ आना चाहिए बस। हाँ, ठीक है ना। ये हमारे पास डायफ्राम है नीचे की तरफ, साइड की तरफ ये हमारे पास अंतर पशुर की पेशियां हैं, ये आपके पास पसलियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, ये एक पूरा जो हिस्सा है ना बच्चों, मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ही तो क्या बनाया भाई मैंने? एक वक्षीय गुहा। इसे ही तो क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी, है ना बच्चों? तो देखो, ये थोरैसिक कैविटी एक बक्सा जैसा नहीं बन गया, ये पूरा एक बॉक्स है। वक्षीय गुहा या थोरैसिक कैविटी एक बॉक्स है जिसमें फेफड़े हैं। अब इस फेफड़ों को नीचे से कौन कवर कर रहा है? डायफ्राम। साइड से कौन कवर कर रहा है? साइड से या पार्श्व हिस्से से कौन कवर कर रहा है? पसलियां। आगे से, अधर्य हिस्से से आगे क्या है? ये सीधा फेफड़े पे हाथ जा रहा है क्या? नहीं, ये स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन। ये क्या है? स्टर्नम। आगे से स्टर्नम, नीचे से डायफ्राम, साइड से पसलियां, और पीछे से वक्षीय कशेरुकी, है ना? तो ये जो एक पूरा थोरैसिक बॉक्स बनाया मैंने, एक पूरा वक्षीय बॉक्स जो है, उसमें फेफड़ों को सुरक्षा कौन दे रहा है? जो फेफड़े हैं वो आगे से घिरे हुए हैं, किसके द्वारा? आगे यानी अधर्य हिस्से में स्टर्नम से, नीचे से डायफ्राम से, साइड या पार्श्व पसलियों से, और पीछे या पृष्ठीय वक्षीय कशेरुकी से घिरे रहते हैं। यह पूरा एक एयर टाइट चेंबर है जिसमें फेफड़े हैं। और यह एयर टाइट चेंबर किस लिए जरूरी है? क्योंकि इसी में वक्षीय आयतन में परिवर्तन होता है, और वक्षीय आयतन में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण फेफड़ों या फुफ्फुस का दाब चेंज होता है। हमने पढ़ा था ना ये अंतः श्वसन में, जब अपन ने वक्षीय आयतन को कम या ज्यादा किया था, उससे फेफड़ों का दाब कम या ज्यादा हो रहा था। तो इस प्रकार ये पूरा एक वक्षीय गुहा है, एक पूरा थोरैसिक कैविटी है, जिसमें हमारे फेफड़ों को आगे से अधर्य हिस्से से स्टर्नम कवर कर रहा है, नीचे से डायफ्राम कवर कर रहा है, पार्श्व हिस्सों से पसलियां, और पृष्ठीय हिस्से से वक्षीय कशेरुकी कवर करती है ना भाई? तो लिखें, तो ह्यूमन लंग्स एक एयर टाइट कक्ष में पाई जाती है ना भाई? ये एयर टाइट कक्ष कैसा है? वक्षीय कक्ष। कौन सा है ये? वक्षीय कक्ष। कैसे है? अधर्य भाग में स्टर्नम से घिरी है, ठीक है। पृष्ठीय भाग में किससे घिरी है? पीछे वक्षीय कशेरुकी से। किससे घिरी है भाई? वक्षीय कशेरुकी से घिरी है। नीचे डायफ्राम से घिरी है,
और पार्श्व हिस्से में साइड से ठीक है। तो ये चारों तरफ से मानव के फेफड़ों को या ह्यूमन लंग्स को कौन कवर कर रहा है? ये चारों हिस्सों से मानव लंग्स को एक एयर टाइट कक्ष कवर कर रहा है। अधर्य भाग स्टर्नम, पृष्ठीय भाग वक्ष कशेरुकी, नीचे डायफ्राम, पार्श्व भाग पसलियां। और ये एयर टाइट चेंबर इसलिए है ताकि जो भी परिवर्तन वक्षीय आयतन में आए वो सीधा का सीधा वक्षीय आयतन में परिवर्तन फेफड़ों में दिखाई दे, फेफड़ों के दाब में सीधे परिवर्तन उत्पन्न करे। ठीक है बच्चों, तो ये एनाटॉमिकल संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपन ने संचारण पथ की बात की थी। संचारण पथ के बाद आज अपन ने एक्सचेंज जोन देखा था, यानी फेफड़ों का हिस्सा देखा था जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से कूपिकाओं की तरफ है। और हमने किसकी बात की भाई? फेफड़ों की संरचना की। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या थी? फेफड़ों की संरचना। अब आज हम किसकी बात करेंगे? श्वसन संबंधित रोग, है ना भाई? हां, ठीक है, श्वसन संबंधित रोगों की। अब ध्यान देंगे बच्चों, श्वसन संबंधित रोगों की जब हम बात करेंगे तो श्वसन संबंधित रोगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। श्वसन संबंधित रोगों को हम कितने भागों या कितने में? दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे बच्चों? एक तो COPD, हां, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, और एक OLD या ORD, ऑक्यूपेशनल लंग या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो बच्चों, ये तो आपको फुल फॉर्म अंग्रेजी में ही याद रखने हैं। ये फुल फॉर्म आपको अंग्रेजी में ही याद रखने हैं, यू के यू पूछते हैं। हां, हिंदी में ये व्यावसायिक श्वसन रोग है, व्यावसायिक श्वसन रोग है। ठीक है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रोनिक का मतलब है बच्चों जो धीमे, ऐसा रोग जो धीमे धीमे खराब होता है ना? एक होता है बेटा अचानक से कोई दर्द, अचानक से कोई रोग उत्पन्न हो, उसे कहते हैं एक्यूट। अचानक से, एकदम से, तेजी से जो विकसित होता है उस रोग को कहते हैं एक्यूट। और जो धीमे धीमे लंबे समय तक रोग उत्पन्न होता है, धीरे धीरे खराब होती है चीजें, उसे कहते हैं क्रोनिक, है ना? अचानक से, एकदम से कोई रोग उत्पन्न हो तो एक्यूट, धीमे धीमे लंबे समय तक बीमारी चल रही है, लंबे समय तक बीमारी चल रही है, उसे कहते हैं क्रोनिक, है ना भाई? तो इसमें कौन कौन से रोग पड़ेंगे हम सुनो। बिल्कुल, अस्थमा पड़ेंगे, एम्फीजमा पड़ेंगे और ब्रोंकाइटिस पड़ेंगे। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब लंग से फेफड़ों के रोग हैं, धीमे धीमे लंबे समय तक खराबी या रोग उत्पन्न करेंगे, वो COPD। और श्वसन संबंधित रोग, जो व्यवसाय संबंधित रोग हैं, उसे हम OLD कहेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे भाई। हम सबसे पहले कौन से रोग देखेंगे? COPD वाले 3 रोग हैं, अस्थमा, एम्फीजमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा सबने नाम सुना होगा ना? अस्थमा एलर्जी है, हां, एक एलर्जिक रोग है। अस्थमा कैसा रोग है बच्चों? एक एलर्जिक रोग है जिसमें ये जो ब्रोंकाई हमने पढ़े ना, ब्रोंकाई, हां, इन ब्रोंकाई में शोथ या इन्फ्लेमेशन आ जाता है।
हाँ, सूजन आ जाती है और जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसका ध्यान है, पंप होता है अस्थमा का, हाँ, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई सिकुड़ जाते हैं बच्चों। ब्रोंकाई में सूजन आती है, दर्द उत्पन्न होता है, उनकी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो वो पंप में क्या होता है, डायलेटर। पंप में क्या होता है बच्चों, ब्रोंको डायलेटर, जो वापस इन पेशियों को फैलाता है। ब्रोंकाई की पेशियां सिकुड़ जाती हैं इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण, तो उनको फैलाता कौन है, ब्रोंको डायलेटर, जिसमें पंप होता है ना, पंप में होता है। तो सुनो भाई, सबसे पहले कौन सा रोग की बात हो रही है, सबसे पहला अपन देखते हैं अस्थमा, है ना भाई। तो अस्थमा कैसा रोग है बच्चों, एक एलर्जिक रोग है। कैसा रोग है, एलर्जिक रोग है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ब्रोंकाई में शोथ या प्रदाह उत्पन्न होता है, जिस कारण संवातन में परेशानी होती है। हाँ, वो कहते हैं ना, सांस फूल जाती है, वो सांस फूल जाती है, वो सांस लेने में तकलीफ या सांस फूल जाना, संवातन में परेशानी होगी। कैसा रोग है भाई, एलर्जिक रोग है। तो इसके उपचार में क्या देते हैं, इसके उपचार में देते हैं ब्रोंकोडायलेटर। क्या देते हैं उपचार में, ब्रोंकोडायलेटर, जो ब्रोंकाई की पेशियों को फैलाते हैं। जो क्या करते हैं बच्चों, ब्रोंकाई की पेशियां सिकुड़ जाती हैं इन्फ्लेमेशन या शोथ के कारण, तो उनको फैलाता कौन है, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकाई की पेशियों को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अस्थमा हो गया। दूसरा रोग एम्फीज्मा, पढ़ा था इसका नाम हमने जैव प्रौद्योगिकी में, याद है, हाँ। अब ये भी श्वसन का रोग है, श्वसन संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाती है। कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाएगी तो श्वसन सतह कम हो जाएगी, और इसका कारण धूम्रपान। लंबे समय तक धूम्रपान अगर करते रहते हो तो धीरे 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 कूपिकाओं की भित्ति नष्ट होती रहती है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये अस्थमा, एम्फीज्मा लंबे समय तक चलते रहते हैं, धीमे धीमे खराब होते हैं, इसलिए क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं। तो ठीक है, एम्फीज्मा क्या है भाई, एक क्रोनिक रोग है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाती है, जिसमें कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाती है और श्वसन सतह कम हो जाती है। मतलब गैसों के आदान प्रदान का क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है भाई, धूम्रपान यानी सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग से सबसे कॉमन कारण या कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एम्फीज्मा नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, तो एलर्जी, अस्थमा हमने देख लिया, एलर्जिक रोग है, एम्फीज्मा हमने देख लिया। फिर तीसरा है ब्रोंकाइटिस। तीसरा कौन सा रोग होता है बच्चों, ब्रोंकाइटिस रोग। इस ब्रोंकाइटिस रोग में क्या होगा, इसमें भी ब्रोंकाई में और छोटे ब्रोंकियोल्स में शोथ या इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें भी क्या होगी, ब्रोंकाई और छोटे ब्रोंकियोल्स, है ना, इनमें, इनकी पेशियों में शोथ या प्रदाह उत्पन्न होता है।
और क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रावन बढ़ जाता है, श्लेष्मा स्त्रावन में वृद्धि होती है। तो श्लेष्मा स्त्रावन होगा, ज्यादा श्लेष्मा यानी म्यूकस, ज्यादा श्लेष्मा भी अगर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में होगा तो वो एयर या वायु को ब्लॉक करेगा, है ना भाई। आपके पास ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, ये आपके पास छोटे छोटे ब्रोंकाई और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स हैं। अब इनमें अगर श्लेष्मा का स्त्रावन बढ़ेगा, ज्यादा श्लेष्मा का स्त्रावन बढ़ने लगेगा ना भाई, तो ये एयर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ज्यादा श्लेष्मा होगा, एयर को ब्लॉक होगा, और उससे कौन सा रोग है, ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होगा, श्लेष्मा स्त्रावन में वृद्धि हो जाती है, श्लेष्मा स्त्रावन में वृद्धि हो जाती है, ज्यादा श्लेष्मा का स्त्रावन होगा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में सूजन यानी शोथ या प्रदाह उत्पन्न होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। इसे रोग को क्या कहेंगे भाई, ब्रोंकाइटिस। तो श्वसन संबंधित यानी क्रोनिक रोग तो 2 हैं, 3 हैं। धीरे धीरे श्लेष्मा का स्त्रावन बढ़ता है, धीरे धीरे सूजन आती है, और उससे कौन सा रोग है, ब्रोंकाइटिस। तो ये तीनों रोग तो कैसे हो गए बच्चों, क्रोनिक वाले। अब व्यवसाय से संबंधित रोग, हां, OLD या ORD, ये तो बहुत आसान है, ये आपको पता ही है। जो व्यवसाय है, जो लोग खानों में काम करते हैं, कोयले की खान में काम करते हैं, पत्थरों के कारखाने में काम करते हैं, उनमें डस्ट, ठीक है, कोयले के कण, मिट्टी के कण, सिलिका, एस्बेस्टोस, मेटल्स के कण उनके फेफड़ों में जाते रहते हैं, और उससे उनके फेफड़े खराब या नष्ट होने लग जाते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं, OLD या ORD। इनको एक और नाम से जाना जाता है, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं OLD या ORD को। कौन कौन से रोग हैं भाई इसमें, एस्बेस्टोसिस, हां, एस्बेस्टोस फेफड़ों में जाकर यह रोग उत्पन्न करता है। फिर सिलिकोसिस, हां, सिलिका के कारण, सिलिका की मिट्टी या डस्ट के कारण। फिर होता है साइडेरोसिस, साइडेरोसिस किस कारण होता है भाई, आयरन के कणों के कारण। और एक होता है ब्लैक लंग डिजीज, हां, कोयले की खान में, जो कोयले की खान में होते हैं उनके फेफड़े काले पड़ जाते हैं ना। तो ये सब ब्लैक लंग डिजीज बच्चों, साइडेरोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सब के सब किस तरह की बीमारियां हैं, व्यवसाय से संबंधित हैं। जो कोयले की खानों में काम करते हैं, पत्थर के कारखानों में काम करते हैं, उन सारे श्रमिकों को या लेबर को इस रोग या ये सारे रोग हो सकते हैं। इसका बचाव ही होता है, बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी होता है ना भाई। तो ये सारे व्यवसाय संबंधित रोग हैं, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, साइडेरोसिस और ब्लैक लंग डिजीज। किस किस कारण है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। इनके फेफड़े इन मिट्टियों से, इन कणों से खराब होने लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने सारे क्या देखे भाई, श्वसन संबंधित रोगों की बात की है। किसकी बात की है, श्वसन संबंधित रोगों की। अब अंत में देखो बच्चों, अंत में कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या, सुनो। देखो बच्चों, पहला तो अपन ने देखा था जब हीमोग्लोबिन को अपन ने ऑक्सीजन से जोड़ा था। कुछ एडिशनल बिंदु बता रहा हूं बच्चों, जो ध्यान रखना है। जब हीमोग्लोबिन को अपन ने ऑक्सीजन से जोड़ा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है, हां, HHbCO2, तो वो क्या था भाई, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये दो तो अपन ने पढ़े थे, गैसों के आदान प्रदान में पढ़े थे।
लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है, हां, तो वो सबसे खतरनाक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सबसे हानिकारक कौन सा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सबसे हानिकारक है, जिसमें हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे जुड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये इतना हानिकारक क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ये ऑक्सीजन की तुलना में 200, 250 से 300 गुना अधिक बंधुता दर्शाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 250 से 300 गुना अधिक बंधुता हीमोग्लोबिन दर्शाता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 250 से 300 गुना अधिक बंधुता कौन दर्शाएगा? हीमोग्लोबिन। मतलब आपके पास 200 ऑक्सीजन अणु है, 200 ऑक्सीजन अणु है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। 200 ऑक्सीजन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो भी हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। इतना ज्यादा प्यार उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से है, ऑक्सीजन से नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता तो उत्तकों तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है। क्या होता है इस कारण? उत्तकों तक ऑक्सीजन स्थानांतरित नहीं कर पाता भाई। ये उत्तकों तक ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं कर पाता। कौन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात। फिर एक चीज और आखिरी में, हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+। जब ये ऑक्सीडाइजिंग गैसेस से जुड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस मतलब ओजोन या नाइट्रेट से जुड़ता है, तो ये बनाता है मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमो या मिथेनो हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ हो जाता है। हां, हमने देखा था ना, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कब होता है? जब वो ऑक्सीडाइजिंग गैसेस यानी ओजोन या नाइट्रेट से जुड़ता है, तो वो मेथ हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और ये भी ऑक्सीजन कम स्थानांतरित करता है। ये भी खराब है, ऑक्सीजन कम स्थानांतरित करता है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने कहा था बताऊंगा, ये हम पोल्यूशन में पढ़ेंगे। वो नाइट्रेट के कारण होता है। जल में जब नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, वो नाइट्रेट जब हमारे शरीर में जाता है, तो वो नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेथ हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है और ऑक्सीजन उत्तकों तक कम स्थानांतरित होता है। नाइट्रेट के कारण होता है ना। हां, इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी का मतलब उत्तकों तक ऑक्सीजन कम जा रहा है, उत्तकों तक ऑक्सीजन कम जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई, लगभग हमने चैप्टर ये श्वसन वाला पूरा कर लिया है। कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं।
बट बेसिकली हमने श्वसन तंत्र के सारे मुख्य पॉइंट जो हैं वो देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम नया तंत्र उत्सर्जन तंत्र चालू करेंगे। बिल्कुल सही, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे बच्चों। तो आज हमने बेसिकली एनाटॉमी की संरचना देखी और हमने श्वसन संबंधित रोगों की बात की थी। ठीक है, लगभग ये चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ एक या दो बिंदु मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।